हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता सिंह आज आपको अर्थशास्त्र का तीसरा लेसन इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मुद्रा और साख के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। मुद्रा का मतलब होता है रुपए या सिक्के और साख का अर्थ है भरोसा या विश्वास। चलिए हम इसको अब पढ़ते हैं आगे। मुद्रा का अर्थ मुद्रा से आशा वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त उस वस्तु से है जिसका उपयोग सामान्यतः विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं को खरीदने बेचने या विनिमय या अदला बदली के माध्यम के रूप में किया जाता है। मुद्रा को देश की सरकार प्राधिकृत करती है या कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करती है। सरकार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं है। साख का अर्थ है कि एक भरोसा या विश्वास। अतः साख वह विश्वास व भरोसा है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति संस्था उधार या कर्ज के रूप में लेन देन का कार्य करती है। बाद में नियत समय पर संबंधित भुगतान मुद्रा के रूप में कर दिया जाता है। चलिए आइए हम पढ़ाते हैं मुद्रा विनिमय एक माध्यम। आवश्यकता मुद्रा का प्रयोग दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और खरीदने बेचने में किया जाता है। मुद्रा में सेवाओं को भी खरीदा जाता है, जैसे डॉक्टर, वकील आदि की सेवाएं। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा होती है वह उसका प्रयोग वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। यही कारण है कि मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद किया जाता है। फिर उस मुद्रा का प्रयोग आवश्यकता की चीज़ों को खरीदने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास अगर मुद्रा है, जैसे एक उदाहरण लिए तो वह इसका प्रयोग कैसे करता है। उदाहरण लीजिए, जैसे एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाले पहले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। इसे आप मुद्रा विनिमय का माध्यम समझ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग और मुद्रा। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली में देखने को मिलता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय ही नहीं हो सकता। वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उसकी अतिरिक्त वस्तु लेकर उसे इच्छित वस्तु दे दे। जैसे कोई किसान है, उसे गेहूं बेचकर जूता खरीदना चाहता है, जैसे पहले आपको उदाहरण में मैंने बताया था। उसी का दोहरा संयोग कैसे होता है इसको आप समझिए। वह किसान गेहूं बेचकर जूते खरीदना चाहता है तो उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो उसे गेहूं लेकर जूते दे दे। यह एक कठिन कार्य है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण माध्यम का एक कार्य करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को समाप्त कर देती है। अब किसान के लिए यह जरूरी नहीं रह जाता कि वह ऐसा जूता निर्माता को ढूंढे जो न केवल उसका गेहूं ले बल्कि साथ साथ उसके जूते भी बेचे। मुद्रा मूल्य मापन का भी कार्य करती है। मुद्रा के रूप में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। आधुनिक समय में मुद्रा विनिमय के अच्छे माध्यमों में से यह एक। जैसे हम समझते हैं मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है, इसको समझिए। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां वस्तुएं मुद्रा के प्रयोग के बिना सीधे आदान प्रदान की जाती हैं, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग एक आवश्यक शर्त होती है। मुद्रा के प्रयोग से आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत एवं वस्तु संयोग की जरूरत या वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां समाप्त हो गई हैं। इस तरह मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में असुविधा होती है। उदाहरण लेते हैं, माना एक गेहूं विक्रेता गेहूं के बदले जूते खरीदना चाहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में उसके लिए ऐसे व्यक्ति के ढूंढना मुश्किल होगा जो उसे गेहूं लेकर बदले में जूते दे दे। किंतु मुद्रा के प्रयोग ने इस कठिनाई को हल कर दिया, जैसा कि आपने अभी दोहरा संयोग के बारे में पढ़ा। अब गेहूं विक्रेता गेहूं बेचकर मुद्रा तो अर्जित करेगा ही तथा उस मुद्रा से जूते खरीदेगा, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हो गई। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए ही होती है। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अनाज का विनिमय मुद्रा का प्रयोग के बिना सीधे किया जाता है। इसी प्रकार खेतिहर मजदूरों को मजदूरी भुगतान सामान्यतः नकद में न करके वस्तु के रूप में किया जाता है। यह वस्तु गेहूं, चावल, बाजरा या
अन्य कोई खाद्यान्न भी हो। चलिए आगे इसके बाद मुद्दा उठता है कि मुद्रा के आधुनिक रूप क्या क्या हैं। भारत में मुद्रा के रूप में करेंसी अर्थात कागज के नोट और सिक्कों का प्रयोग किया जाता है। कागज के नोट और सिक्कों के चलन से पहले विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थीं। जैसे प्रारंभिक समय में लोग अनाज और पशुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। बाद में सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्के प्रचलन में आए। इसके अलावा कागज के नोट और धातुओं का भी सिक्के में प्रचलन में आ गए। अब हम करेंसी के प्रयोग करते हैं। करेंसी क्या है? करेंसी आधुनिक रूप का ही एक मुद्रा है। करेंसी आधुनिक रूप में कागज के नोटों की जगह कागज के नोट और सिक्के दोनों शामिल होते हैं। यानी इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि मुद्रा के लिए करेंसी शब्द का प्रयोग होता है, जिसमें कागज के नोट और सिक्के दोनों सम्मिलित हो सकते हैं। इससे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि सरकार द्वारा इसे प्राधिकृत किया गया है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी को छापती है और वैधानिक विनिमय के माध्यम के रूप में इसे प्रयोग करने के लिए स्वीकार करती है। भारत में किसी भी सौदे या लेन देन के लिए इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम पढ़ते हैं बैंकों में निक्षेप। बैंकों में निक्षेप से आशय हमारा उस जमा मुद्रा या धन से है जिसे लोग अपनी अतिरिक्त मुद्रा को बैंकों में निक्षेप या जमा के रूप में सुरक्षित रखते हैं। बैंक जमा कर स्वीकार करते हैं और इस पर ब्याज भी देते हैं। लोगों को आवश्यकता अनुसार धन निकालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बैंक खातों में जमा धन को मांग के द्वारा निकाला जा सकता है, इसलिए इसे मांग जमा भी कहते हैं। मांग जमा को मुद्रा समझा जाता है क्योंकि इसे विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह सबको आसानी से स्वीकार्य होता है। बिना नकद का प्रयोग किए इससे भुगतान करने में सहायता प्राप्त होती है। अब इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है। यदि मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है तो यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय के माध्यम के महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है और इसे एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। पहले जानते हैं कि चेक क्या होता है। चेक एक ऐसा कागज होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक विशेष धनराशि का भुगतान करने का आदेश देता है। हम मांग जमाओं से चेक जारी करते हैं जिसे बिना नगद लेन देन का प्रयोग किए सीधे भुगतान करना संभव हो जाता है। चेक से भुगतान करने के लिए भुगतानकर्ता, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित धनराशि के लिए चेक काटता है। चेक द्वारा भुगतान करने की एक प्रक्रिया होती है। देखिए कैसे है। एक जूता निर्माता सलीम है। वह चमड़ा आपूर्तिकर्ता का भुगतान करना है उसको। इसके लिए उसे विशेष रकम के लिए वह चेक लिखता है। अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्ति करने के लिए यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। आपने देखा है इसको कि चेक के द्वारा भुगतान करना कितना आसान हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद के इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चलिए अगला टॉपिक है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। यह एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है कि बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। जैसे आजकल भारत में बैंक जमा केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसको हम दूसरे माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियों को समझने के लिए हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे बैंक जिन लोगों के पास अतिरिक्त धनराशि है और जिन्हें धनराशि की आवश्यकता है उनके बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। बैंक उन लोगों से जमा राशि स्वीकार करते हैं जिनके पास अतिरिक्त धन होता है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा लगभग
15% नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। ऐसा किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। किसी एक व्यक्ति विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालते हैं, अतः बैंक का काम इतने नकद से सफलतापूर्वक चल सकता है। शेष जमा राशि के एक बड़े भाग को बैंक जिसको जरूरत होती है उसको ऋण देने के लिए प्रयोग करते हैं। विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। इस हेतु लोग बैंक में ऋण लेते हैं या बैंक से ऋण लेते हैं। इस प्रकार बैंक जिनके पास अतिरिक्त धनराशि है अर्थात जमाकर्ता और जिन्हें धनराशि की आवश्यकता है अर्थात कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करती है। अब हम देखते हैं बैंक जमा राशि पर जो ब्याज देते हैं उससे अधिक ब्याज ऋण पर लेते हैं। यानी बैंक क्या करता है, बैंक जितना आपको जमा राशि पर ब्याज देता है, जितनी राशि आपने जमा की उस पर जो ब्याज देता है उससे कहीं ज़्यादा उससे अधिक ब्याज ऋण पर लेता है वो। यानी कर्ज लेने वाले लोगों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं के द्वारा दिए गए ब्याज के बीच के अंतर को बैंकों की आय का ये एक प्रमुख स्रोत होता है। साख की दो विभिन्न स्थितियां हुई होती हैं। जैसे मान लीजिए त्योहारों का मौसम है। साख की दो विभिन्न स्थितियों को हम निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझाते हैं। जैसे त्योहारों का मौसम है, अब से 2 महीने बाद जूता निर्माता सलीम के पास शहर के कई बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन का काम समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला तो वह चमड़ा व्यापारी से ऋण लेता है जिसे चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है उससे और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले जूता ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते को पहुंचाने में कामयाब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर सकता है। तो आपने इस तरह देखा कि इस स्थिति में साख यानी ऋण से आय बढ़ाने में मदद मिलती है, जिसके कारण व्यक्ति की आर्थिक आय पहले से अच्छी हो जाती है। इस बात को हमने उदाहरण के द्वारा समझा। और इस उदाहरण के साथ एक और उदाहरण देखिए। सलीम ने अपने उत्पादन का कार्य तो बढ़ा लिया, उसकी कमाई भी बढ़ जाती है और वह सकारात्मक भूमिका अदा करता है। उसी जगह स्वप्ना की स्थिति को देखिए। स्वप्ना क्या है, एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर वह कर्ज को अदा कर देगी और खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयां भी छिड़कती है, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा भी बेचना पड़ता है। अब आपने देखा कि दूसरी स्थिति में व्यक्ति कर्ज जाल में फंस सकता है या फंस जाता है। इस स्थिति में आमदनी में वृद्धि के स्थान पर स्थिति पहले से भी खराब हो जाती है। वस्तुतः ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह बात परिस्थितियों के खतरों एवं हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करती है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि कर्ज जाल क्या होता है। कर्ज जाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति कर्ज में बुरी तरह फंस जाता है। कर्जदार ऐसी परिस्थिति का सामना करता है जहां स्थितियां बहुत ही कष्टदायक होती हैं। कभी कभी कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। यही अवस्था कर्ज जाल कहलाती है। मान लीजिए कि सलीम को व्यापारियों से ऑर्डर मिलते रहते हैं। 6 साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी? सलीम को व्यापारियों से ऑर्डर मिलते रहते हैं तो 6 साल बाद वह बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में होगा। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होती चली जाएगी कि वह प्रतिवर्ष अधिकाधिक लाभ कमाएगा। वह धीरे धीरे अपने उत्पादन का विस्तार करेगा। इस स्थिति से
उसे किसी भी संस्था या बैंक से ऋण लेने में कोई परेशानी नहीं होगी और न ही ऋण लेने के लिए आवश्यकता ही पड़ेगी। दूसरा देखिए, सपना के लिए कौन से कारण थे जो इसकी स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं। फसलों पर कीटों का बढ़ता प्रकोप, साहूकार द्वारा शोषण और मौसम की स्थिति आदि कारण हैं जो स्वप्ना की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं। कीटनाशक दवाइयाँ, साहूकारों की भूमिका और मौसम कैसे बनाई है इन्होंने जोखिम भरा का। कीटनाशक दवाइयाँ जो थी वो महंगी कीटनाशक दवाइयों को खरीदने के लिए स्वप्ना ने ऋण लिया। इसके बावजूद कीड़े मकोड़े के प्रकोप से उसकी मूंगफली की फसल बर्बाद हो जाती है और आय न होने के कारण पुराने ऋणों का भुगतान भी नहीं हो पाता, तब तक उसको नया ऋण लेना पड़ता है। तो वो साहूकार के पास जाती है। साहूकार ऊंची ब्याज दरों पर ऋण देकर स्वप्ना को ऋण जाल में फंसा लेता है। इसके कारण ऋण का भुगतान करने के लिए सपना को अपनी भूमि का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है। इससे उसकी कृषि जुताई जो होती है वो या कृषि की उपज वो कम हो गई। मौसम की मार क्या पड़ी। कृषि उपज में मौसम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिकूल मौसम ने स्वप्ना की आशाओं पर पानी फेर दिया और वह निर्धन ही बनी रह गई। अगला बात करते हैं हम ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तें क्या कहती हैं। जब कर्ज या ऋण लेने वाला ऋण ले लेता है तो उसे विभिन्न शर्तों को मानना पड़ता है। ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्जदार या ऋणदाता महाजन को मूल धनराशि के साथ वापस करता है। उधारदाता गिरवी रखने के लिए वस्तुओं या संपत्तियों की मांग कर सकता है। जो वस्तुएं और संपत्तियां गिरवी रखी जाती हैं उन्हें समर्थक ऋणाधार कहते हैं। समर्थक ऋणाधार क्या होता है। ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार और वह संपत्ति का उपयोग उधारदाता को गारंटी प्रदान करने के लिए करता है। तो समर्थक ऋणाधार क्या करता है। भूमि, भवन, गाड़ी, पशु और बैंकों में रखी पूंजी सम्मिलित हो सकती है, उससे वह गारंटी देता है। समर्थक ऋणाधार का उपयोग ऋण लेने वाले उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक प्रपत्रों और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऋण की शर्तें क्या होती हैं, किसे कहा जाता है। यानी विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तों को अलग अलग ढंग से भी हम प्रयोग कर सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीकों की सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें जो कही जाती हैं। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क हो जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर ही निर्भर करती हैं। चलिए एक प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है। उधारदाता उधार देते समय ऋण के बदले में सुरक्षा के रूप में समर्थक ऋणाधार की मांग इसलिए करता है क्योंकि कर्जदार उधार वापस न लौटा पाए यदि तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार प्राप्त हो सके। अगला टॉपिक हमारा आता है विविध प्रकार के साख प्रबंध। बैंकों के अलावा सहकारी समितियां भी ऋण देती हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हो सकती हैं। सहकारी समितियों के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार के सहकारी समितियां संभव हैं, जैसे किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। कृषक सहकारी समिति जो है वह अपने ऋण कुछ शर्तों पर देती है, उसका ब्याज भी कम होता है। सहकारी समितियां एक ऐच्छिक संगठन है जिसके सदस्य अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे कृषक सहकारी समिति सोनपुर का एक उदाहरण है कि सोनपुर गांव में गांव में काम करती है एक किसान। उसके पास 2300 सदस्य हैं
किसान सदस्य हैं, वह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है। इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी का उपयोग सदस्यों को ऋण देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद ऋण का दूसरा चरण प्रारंभ किया जा सकता है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती, कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने या घर बनाने या अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख, ये क्या है? लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जैसे औपचारिक क्षेत्र के ऋण। औपचारिक क्षेत्र में बैंकों और सहकारी समितियों के ऋण आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यापारियों को ही कर्ज न दे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों और छोटे कर्जदारों को भी कर्ज दे। समय समय पर विभिन्न बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं। पूरी उनको जानकारी देनी पड़ती है। ऋण की ब्याज दरें क्या हैं? स्थिति को सभी के अनुकूल बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समस्त बैंकों को समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। आपने अच्छा देखा कि ऋण को दो वर्गों में बांटा गया कैसे। औपचारिक व्यवस्था के बारे में, औपचारिक ऋण व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया, और अनौपचारिक क्षेत्र ऋण भी होता है। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आता है, और अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण क्या होते हैं। अनौपचारिक ऋण के क्षेत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण प्रदान करने वालों में साहूकार, व्यापारी एवं भूस्वामी आदि आते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी पहले समझाया था। विभिन्न प्रकार के कारणों से लोग आज भी अनौपचारिक क्षेत्र से ही अधिकाधिक ऋण लेने के लिए बाध्य हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती। अनौपचारिक क्षेत्र के लोग ऐच्छिक दरों पर अपनी इच्छा के अनुसार ऋण देकर जायज और नाजायज तरीकों से धन वापस लेते हैं या ले सकते हैं। दोनों ही उनके पास ये अधिकार है। उनके नियंत्रण का कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण की ब्याज दरें अधिक होने के कारण कर्जदार की आय का अधिकतर भाग ऋण को वापस करने में ही खर्च हो जाता है। ऐसी स्थिति में कर्जदारों के पास अपने लिए बहुत कम धन बच पाता है। कभी कभी कर्जदार कर्जाल में ही फंस जाते हैं और फंसे ही रहते हैं। इस प्रकार औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसलिए अनौपचारिक ऋणदाता जो होता है, ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण के औपचारिक क्षेत्रों का स्रोतों का दायरा बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। अनौपचारिक क्षेत्र की ऊंची ब्याज दरों और उनके अनियंत्रित व्यवहार से कर्जदारों को बचाने के लिए ऋण के औपचारिक स्रोतों का दायरा बढ़ाने के लिए बैंकों और सहकारी समितियों को आगे बढ़ना चाहिए। वे अधिकाधिक ऐसे लोगों को ऋण प्रदान करें जिनको इनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वे सस्ता कर्ज दे सकें और लोग भी उनसे सस्ता कर्ज प्राप्त कर सकें। इससे फसल उगा सकेंगे और कोई कारोबार भी शुरू कर सकेंगे, नया उद्योग लगा सकते हैं। वस्तुतः सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए भी बहुत लाभदायक है। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है, आपको ये जानने की आवश्यकता है। औपचारिक और अनौपचारिक साख ऋण के संबंध में सूक्ष्मता और विश्लेषण करने पर जो निष्कर्ष प्राप्त होता है वह बहुत निराशाजनक है। भारत के जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थिति बहुत गंभीर है। आज भी शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों को लगभग 85% आवश्यकताएं अनौपचारिक स्रोतों से ही पूरी होती हैं, जबकि अमीर परिवारों की स्थिति भिन्न है। अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए उधार दिए गए ऋण पर ब्याज की दरें सामान्यतः बहुत अधिक होती हैं, जिसके कारण गरीबों की स्थिति और दयनीय हो जाती है। अतः बैंकों और सहकारी समितियों को अपने कर्ज का विस्तार करने की तो आवश्यकता है ही, बल्कि इनकी गतिविधियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम हो सके। अब हम आते हैं निर्धनों के स्वयं सहायता समूह पर।
ये स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों द्वारा बनाया गया एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य छोटी छोटी बचत करके इसे एकत्रित करके समूह के सदस्यों को परस्पर सहायता करते हैं। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसका सभी सदस्यों को पालन करना होता है। समूह में लगभग 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों का प्रमुख उद्देश्य गरीबों की बचत पूंजी को एकत्रित करना होता है। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या उससे अधिक भी हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। स्वयं सहायता समूह को अपने सदस्यों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। यह साहूकार द्वारा लिए गए ब्याज से कम होता है। एक या 2 वर्षों के बाद यदि समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। बैंकों द्वारा ऋण समूह के नाम पर ही दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। सदस्यों को छोटे छोटे ऋण अपनी गिरवी भूमि को छुड़ाने के लिए, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के जैसे बीज, खाद, कपड़ा आदि खरीदने के लिए लेने ही पड़ते हैं। साथ ही साथ घर बनाने या सिलाई मशीन, कोई पशु आदि खरीदने के लिए भी सहायता समूह की सहायता लेते हैं। स्वयं सहायता समूहों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अधिकांश समूह महिलाओं द्वारा गठित किए जाते हैं। ये समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। समूह को नियमित बैठकों के माध्यम से ही लोगों में एक मंच मिलता है जहां लोग अपने विभिन्न आर्थिक समस्याओं पर विचार करके अपनी क्षमता के भीतर समग्र और स्वस्वीकार्य समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और उसकी मदद भी करते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर लेती हैं। यदि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता तो स्वयं सहायता समूह कर्जदार को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। इस प्रकार से आपने इस अध्याय में मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपने धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो ताकि महंगे और अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। दोनों कदम विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आपने मुद्रा और साख के बारे में पढ़ा। ये मुद्रा विनिमय का एक माध्यम किस प्रकार से मुद्रा और साख अपना अपना काम करते हैं। मुद्रा स्टॉक जनता के पास करेंसी और बैंकों में इनकी मांग जमाओं से मिलकर बनता है। वह मुद्रा है जिसका लोग अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं और सरकार को सुनिश्चित करना होता है कि मुद्रा प्रणाली सरलतापूर्वक काम करे। भारत में नवंबर 2016 में आपने एक उदाहरण देखा कि 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित किया गया। लोगों से कहा गया कि वे इन नोटों को एक निश्चित अवधि तक बैंकों में जमा कर दें और बदले में 500 और 2000 के नोट प्राप्त कर लें। इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। इस प्रकार से आपने, आशा है कि यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया और अच्छा लगा तो इसे लाइक अवश्य कीजिए।